हेलो नमस्कार यूपीएससी पेरेंट्स। आज की जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग जो फंडामेंटल राइट यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट्स है, उसमें जो एक राइट है आपका राइट टू इक्वालिटी, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले की जो लेक्चर थी हमारी, उसमें बेसिकली हम लोगों ने आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 के बारे में डिस्कशन किया था। आज की इस लेक्चर में मैं आर्टिकल 14 को डिकोड करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इंडियन फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। उसमें से पहला जो फंडामेंटल राइट है वो राइट टू इक्वालिटी है, जो बेसिकली आर्टिकल 14 से 18 के बीच में मिलता है। तो चाहे आर्टिकल 14 हो या 15 हो या 16 या 17 या 18 हो, उसमें जो भी बातें की गई हैं, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, उन सभी प्रोविजंस को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि उसका एक ही गोल है कि राइट टू इक्वालिटी को प्रमोट करना है देश में। और उन्हीं सभी आर्टिकल में से जो आर्टिकल 14 है, उसमें स्पेसिफिकली राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आर्टिकल 14 को आगे लेकर चलने से पहले या फिर डिकोड करने से पहले स्पेसिफिकली हम ये समझ लें कि कलेक्टिवली जो राइट टू इक्वालिटी है, जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है, इसमें बेसिकली है क्या, ताकि आप ये समझ पाएं कि अच्छा आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 में जो बातें प्रोविजंस के तौर पे कही गई हैं, उसका कंक्लूजन ये निकलेगा, उसका गोल ये है। जब हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की और आर्टिकल 14 से 18 की, तो हम ये पाते हैं कि इसमें कहा गया है कि बेसिकली एवरी इंडिविजुअल, यानी हमारे देश का जो भी इंडिविजुअल है, एवरी इंडिविजुअल इज ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ, यानी कानून के सामने सभी इंडिविजुअल्स को, सभी नागरिकों को, सभी व्यक्तियों को बराबर तरीके से देखा जाएगा, समान तरीके से देखा जाएगा, बिना किसी भेदभाव का। और अगर मैं यहां पर भेदभाव कह रहा हूं, डिस्क्रिमिनेशन कह रहा हूं, तो यहां पर जिस डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है वो धार्मिक डिस्क्रिमिनेशन यानी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, यानी आप किस कलर के दिखते हैं, जातिगत भेदभाव की बात की गई है, कास्टिज्म यानी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। अगर आपका मान लीजिए कौन से लिंग से बिलोंग करते हैं, क्या सेक्स है आपका, क्या मेल है या फीमेल है आप, या ट्रांसजेंडर है, या कहां पे आपका जन्म हुआ है, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सभी चीजों के आधार पर अगर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो गलत है। आर्टिकल 14 से 18 के बीच में कहा गया है कि इन सभी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को हटा करके इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए और कानून के सामने सबको बराबर देखा जाए। अगर आप आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में पढ़ेंगे तो यही कंक्लूजन निकलेगा। साथ ही साथ इसी पर्टिकुलर आर्टिकल रेंज में यह कहा गया है कि देश में किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और साथ ही साथ हायरार्किकल जो प्रिविलेजेस होती हैं, हायरार्किकल प्रिविलेजेस का मतलब होता है कि वो बड़ा आदमी है ना, ये जैसे मान लो एमपी है, सांसद है, और हम कॉमन आदमी है, तो सांसद है तो उसको ज्यादा वैल्यू मिलेगा, हम एक नॉर्मल व्यक्ति हैं तो हमें कम वैल्यू मिलेगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको बराबर तरीके से देखा जाए, कानून सबके लिए बराबर है, क्योंकि देश में रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है। ये सारी चीजें इन सभी आर्टिकल रेंज में आपको लिखी हुई मिलेंगी, कंक्लूजन के तौर पे आपको मालूम चल जाएगा। तो बेसिकली ये जो प्रोविजंस हैं आर्टिकल 14 से 18 के बीच में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, बेसिकली इट एंश्योर इक्वल ट्रीटमेंट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजंस बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सबको बराबर तरीके से देखा जाएगा, सबको समान हक मिलेगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस आर्टिकल रेंज में क्या लिखा। अभी जो मैंने आप सभी को समझाया वही सारी बातें आर्टिकल 14 से 18 के बीच में जब आप पढ़ेंगे तो एक कंक्लूजन या गोल के तौर पे आपको दिखेंगे। लेकिन यहां पे बात हो रहा है आर्टिकल 14 का, प्यारे बच्चों। सो आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। स्पेसिफिकली आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है। आर्टिकल 14 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यह गारंटी करता है कि देश के हर एक व्यक्ति को समान जो है व्यवहार के साथ सरकार देखे, यानी देश में हर किसी को समानता मिले, राइट टू इक्वालिटी मिले, यानी समानता का अधिकार मिले। और एक बड़ी अच्छी बात कही गई इसमें आर्टिकल 14 में कि इट इंश्योर्स, और ये जो मैं कह रहा हूं ये चीज एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, इट इंश्योर्स दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई, इट इंश्योर्स दैट स्टेट, है ना, स्टेट शैल नॉट डिनाई, है ना, शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आप समझ रहे बात को, इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, है ना, और द
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, है ना, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं तो आप ये समझ पाएंगे कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है आर्टिकल 14 में। टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये एग्जैक्ट आर्टिकल 14 में लिखा गया है। इसका तात्पर्य यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि देश की सीमा के अंदर यानी भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को इक्वालिटी देने से मना नहीं किया जाएगा, यानी उसको इक्वालिटी मिलेगा, उसको इक्वालिटी का हक मिलेगा। कानून के सामने, लॉ के सामने सबको बराबर देखा जाएगा और हर एक व्यक्ति को इक्वालिटी मिलेगा। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो बेसिकली इस आर्टिकल 14 में अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो गोल है, इसका जो उद्देश्य है आर्टिकल 14 का, वो ये है कि जो गवर्नमेंट मनमानी तरीके से जो भेदभाव करके किसी खास व्यक्ति या खास कम्युनिटी को ज्यादा बेनिफिट देती है ना, और किसी दूसरी कम्युनिटी को या फिर उसके ऊपर कम ध्यान देती है, सरकार ऐसा ना करे। क्योंकि अगर सरकार ऐसा करेगी तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज प्रमोट होगी, असमानताओं को सरकार कहीं ना कहीं प्रमोट कर रही है। तो असमानताएं ना बढ़े, इक्वालिटी प्रमोट हो, इसलिए आर्टिकल 14 आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है, यानी सरकार के मनमानी भेदभाव के तरीकों को रोकता है और फेयरनेस यानी बहुत बेहतरीन तरीके से शासन चले, गवर्नेंस चले, उसको बढ़ाता है इक्वालिटी के इंस्टेंस में। आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन इसी आर्टिकल 14 में कंपोनेंट्स की भी बात की गई है ना। आप ये देख लिए हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसी आर्टिकल 14, चूंकि जब मैं समझा रहा था आर्टिकल 14 में क्या क्या लिखा है, तो उसी बीच आपने दो वर्ड देखा होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आमतौर पर ये जो दो शब्द हैं, इसे हम लोग बेसिकली कंपोनेंट्स मानते हैं। यानी आर्टिकल 14 में दो बातें की गई हैं। अगर सीधे तौर पे कहूं तो आर्टिकल 14 में दो कंपोनेंट्स की बातें की गई हैं। इसको मैं लिख देता हूं कंपोनेंट्स ऑफ, है ना, कंपोनेंट्स ऑफ आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 के दो कंपोनेंट्स की बात की गई है। ध्यान से समझ पा रहे होंगे आप। पहला इक्वालिटी बिफोर लॉ, ध्यान से समझिएगा, जिसे हम कानून के यानी सामने हम कह सकते हैं समानता, है ना, कानून के समक्ष समानता, इसका हिंदी मतलब होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ। वहीं अगर हम दूसरी और बात करें तो इसी आर्टिकल 14 का जो दूसरा कंपोनेंट है, तत्व है, वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून का समान संरक्षण, कानून के सामने समानता और कानून का समान संरक्षण, है ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। समझ पा रहे होंगे आप, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये दोनों जो कंपोनेंट है, देखिए आर्टिकल 14 का में क्या बेसिकली लिखा है, इक्वालिटी की बात की गई है। अच्छा, इक्वालिटी भी दो प्रकार की बात की गई है। मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 की बात कर रहा हूं, यानी इंडिया में दो प्रकार की इक्वालिटी की बात की गई है। ये जो पहला कंपोनेंट आपको दिख रहा होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये बेसिकली हम लोगों ने यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से यानी ब्रिटिश लॉ से हमने इसको लिया है। तो ये एक प्रकार से इंग्लिश कंसेप्ट है, यानी अंग्रेजों से ब्रिटिश कंसेप्ट इसको हम मान सकते हैं। तो इट्स डिराइव्ड फ्रॉम ब्रिटिश कंसेप्ट, है ना, इसको हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है इक्वालिटी बिफोर लॉ को, यानी कानून के सामने जो है सबको बराबर तरीके से देखा जाएगा, जिसको इक्वालिटी बिफोर लॉ में कह रहा हूं, इसको ब्रिटेन के लॉ से यानी ब्रिटेन से लिया गया है। वहीं अगर जब मैं इक्वालिटी सेकंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता हूं, तो इसको बेसिकली यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने आर्टिकल 14 में लिखा है, इंस्क्राइब्ड किया है। आप समझ पा रहे होंगे। तो बेसिकली इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम, है ना, इंस्पायर्ड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। आप समझ रहे बात को। अगर आप इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को देखें, मैं समझाता हूं ये बेसिकली है क्या। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक बहुत अच्छी माने आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 14 का पार्ट है, जिसमें कहा गया है कि चाहे तुम कितने ही बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे तुम प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो या फिर एक कॉमन मैन ही क्यों ना हो, सबको बराबर तरीके से देखा जाएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब आप इसको ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ थोड़ा सा इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। इक्वालिटी बिफोर लॉ नेगेटिव नहीं है, समझ रहे बात को। अगर मैं कह रहा हूं इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नेगेटिव,
और अगर मैं दूसरा स्टेटमेंट कह रहा हूं इक्वालिटी बिफोर लॉ हैज सम नेगेटिव एस्पेक्ट्स, दोनों लाइन में डिफरेंस है। तो ये जो कानून के सामने जो समानता है, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ में कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। ठीक है, जैसे नेगेटिव एस्पेक्ट का मतलब कि अगर मान लो कि मैं जैसे एक रेस करा रहा हूं, ठीक है ना, रेस करा रहा हूं, उसमें एक लंगड़ा व्यक्ति है, मतलब सॉरी फॉर दैट मैंने ऐसा वर्ड यूज किया, बट मान लो कि कोई पैर से कोई व्यक्ति नहीं चल पा रहा है, उतना कैपेबल नहीं है, तो एक वैसा व्यक्ति और एक फिट व्यक्ति है काफी फिजिकली, और दोनों का अगर मैं रेस करा रहा हूं 100 मीटर का, तो आप कहोगे ना कि सर ये तो फिर गलत हो रहा है, सर यहाँ पे इक्वालिटी मेंटेन नहीं हो रहा है, सर फिट व्यक्ति को फिट व्यक्ति के साथ रेस करवाया जाए, वो ऑलरेडी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति हैं उनको फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति के साथ रेस कराया जाए। तो मैं आपको कहूंगा कि भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के सामने सब बराबर है। यहां पे चूंकि मुझे फॉलो करना ही होगा, भले वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है लेकिन उनको फिट के साथ दौड़ना होगा। कानून सबके लिए बराबर है, किसी के लिए स्पेशल नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। जैसा कि मैंने बोला इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर है, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उस फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति को, साथ ही दौड़िए आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, जो फिट व्यक्ति है। तो आप कहोगे ना कि सर ये इक्वालिटी का कौन सा कंसेप्ट है सर, कि एक फिट व्यक्ति के साथ आप फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति को रेस में दौड़वा रहे हैं, जाहिर सी बात है फिट व्यक्ति जीतेगा। तो कहीं ना कहीं सर ये इनइक्वालिटी यहां दिख रहा है। मैं बोलूंगा नहीं नहीं नहीं, यही तो इक्वालिटी है, क्योंकि कानून के सामने सब बराबर है, चाहे आप कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो आपकी, इक्वालिटी सबके लिए है। अगर मैं उस फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति को कुछ स्पेशल प्रिविलेज यहां देता हूं कि नहीं भाई आप चलो एक काम करो, आप 40 मीटर का दौड़ कर लोगे, फिट व्यक्ति 100 मीटर का, तो एक ही बात माना जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कानून सबके लिए बराबर है, उस फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति को भी 100 मीटर का रेस दौड़ना होगा, और जो फिजिकली फिट व्यक्ति है उसको भी 100 मीटर का दौड़ना होगा। तो इस कारण से ये वाली जो मैंने एग्जाम्पल दी इक्वालिटी बिफोर लॉ का एग्जाम्पल है, और इन स्थितियों में इक्वालिटी बिफोर लॉ का थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट्स दिखता है, आप समझ पा रहे होंगे, है ना। अब जैसे इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, अगर यहीं पर मान लो ये इसको थोड़ा पॉजिटिव कंसेप्ट, इसमें कुछ पॉजिटिव कंसेप्ट हैं, इसमें नेगेटिव कंसेप्ट दिखती हैं। जैसे अगर मैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करूं, इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट के तौर पे क्या है, जैसे मान लो ये जो फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति था और ये जो फिजिकली फिट व्यक्ति था, इन लोग जो रेस में दौड़ रहे थे, तो मैंने बोला कि भाई दोनों को बराबर दौड़ना होगा। तो यहां पे नेगेटिव है, चूंकि मैं इक्वालिटी बिफोर लॉ को फॉलो कर रहा हूं, इसलिए दोनों को सेम रेस सेम डिस्टेंस का रेस पे इन लोग को दौड़ लगाना होगा। तो यहां पे आपको नेगेटिव दिख रहा था। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इक्वल प्रोटेक्शन लॉ को यही फॉलो करता, तो मैं इस फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति को बोलता कि 40 मीटर दौड़िए, और जो ये फिट व्यक्ति होता है इसको मैं बोलता कि भाई आप 100 मीटर दौड़ो, और दोनों का ये 40 यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 40 मीटर और जो फिजिकली फिट व्यक्ति है इसका 100 मीटर, दोनों इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि फिजिकली हैंडीकैप्ड वो उसको 60 मीटर का रिलैक्सेशन मिल रहा है, यानी वो 60 मीटर नहीं भी दौड़ेगा, सिर्फ 40 मीटर दौड़ जाएगा, तो उसका उतना ही वैल्यू होगा जितना एक फिट व्यक्ति 100 मीटर का दौड़ेगा। तो ये जो 60 मीटर का जो रिलैक्सेशन मिला है इस फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति को, क्यों मिला है? क्योंकि वहां पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का पालन हो रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ का, यहां पर कुछ पालन नहीं होता, यहां पे कोई रिलैक्सेशन नहीं, यहां पे एकदम आप मान के चलिए कि एकदम बहुत ही ज्यादा एकदम रेडिकल है ना, माने एक तरीके से मान के चलो कि एकदम इसमें कोई रिलैक्सेशन कुछ नहीं मिलने वाला है किसी भी पार्टी को, किसी भी पक्ष को। यहां पे दोनों को सेम रेस दौड़ना होगा, एंड दिस इज द इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड दिस इज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आप समझ रहे हो? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब कि तुम्हारी जैसी कैपेबिलिटी है उसके अनुसार तुम्हें इक्वालिटी प्रोवाइड किया जाएगा। किया जा रहा है कि नहीं? फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति की जो कैपेबिलिटी थी उसको उसके अनुसार उसको इक्वालिटी प्रोवाइड किया गया ताकि वो फाइट कर पाए जो फिजिकली फिट व्यक्ति है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इसी में एक और उदाहरण ले सकते हो। जब हम एग्जामिनेशन देते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन देते हैं, ध्यान से आपने देखा होगा, मान लीजिए जनरल कैटेगरी का, इसको ना मैं थोड़ा सा और अच्छे से इसको मैं थोड़ा इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, सो दैट कि आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, अच्छे से समझ पाए। हाँ, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो हमने रेस वाला लिया, इसके जगह एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपकी और थ्योरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जामिनेशन जो जनरली होता है, प्रीलिम्स मान लीजिए, तो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ, और ये जो जनरल कैटेगरी है, जो अपर कास्ट है, आप समझ पा रहे होंगे, जिसके साथ पास्ट में, हिस्ट्री में कोई भी टॉर्चर या कोई भी एट्रोसिटीज नहीं हुई है,
बड़ी अच्छी जिंदगी रही है अपर कास्ट। जैसे अपर कास्ट में अक्सर आपने देखा होगा कि राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, है ना, ये लाला, ये सबको काउंट किया जाता है ना, श्रीवास्तव उसको काउंट किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जो जनरल कैटेगरी है ना, जनरल कैटेगरी का मान लीजिए यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ 2026, 2026 का प्रीलिम्स हुआ और 100 कट ऑफ आया, ठीक है। तो अगर हम इक्वालिटी बिफोर लॉ से चलेंगे तो यहां पर किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। एससी, एसटी, वुमेन या ओबीसी सबका कट ऑफ 100 होगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ में यह नहीं देखा जाएगा कि ओबीसी, एससी, एसटी, वुमेन या फिजिकली हैंडीकैप जो कि डिप्रेस्ड कैटेगरी के लोग रहे हैं, जिनके साथ पास्ट में बहुत उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, बहुत ज्यादा उनको टॉर्चर किया गया है समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा, पर कास्ट के द्वारा, या जो भी इनके साथ गलत चीजें हुई हैं उसके कारण इन्हें कुछ रिलैक्सेशन अभी मिलना चाहिए, यानी रिजर्वेशन के तौर पे। ये नहीं देखा जाएगा यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ में पूरी रेडिकल तरीके से कि भाई 100 कट ऑफ जनरल का है तो एससी, एसटी, ओबीसी का भी 100 कट ऑफ होगा। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को आप। तो ये जो एस्पेक्ट है ना, अगर इस एस्पेक्ट के साथ यूपीएससी का कट ऑफ निकाला जाए तो आपको यहां पे दिखेगा कि भाई ये इक्वालिटी का नेगेटिव एस्पेक्ट यहां पर है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। लेकिन जब आप इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में आते हैं तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में आप देखेंगे कि जनरल का अगर 100 कट ऑफ है, ध्यान से सुनिएगा, तो एससी हो गया, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, एसटी हो गया, है ना, ओबीसी हो गया, है ना, वुमेन हो गया, है ना, वुमेन हो गई। तो अब यहां पे क्या है कि एससी को कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, मान लो मिल गया 30 नंबर का, 30 नंबर का, तो एससी को जो है 70 अगर नंबर ला दे तो उसका प्रीलिम्स निकल रहा है, यानी एससी के लिए जो कट ऑफ है 70 है। 30 नंबर का रिलैक्सेशन मिला, क्यों मिला? क्योंकि ये पास्ट में इनके साथ इतना एट्रोसिटीज हुआ है, इतना इनको ऑपरेस किया गया है, इतना इनको डिप्रेस किया गया है कि इनकी एजुकेशनल आप देखिए लेवल या फिर सोशियो इकोनॉमिक लेवल उतना बेटर नहीं होता है कि ये जनरल कैटेगरी के साथ कंपीट कर पाए। इसलिए इनको 30 नंबर का माफी दिया गया, रिलैक्सेशन दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया, आरक्षण दिया गया, जिसे आप कह सकते हैं। उसी प्रकार एसटी को मान लो 35 मार्क्स का मिल गया, है ना, तो इनको 65 नंबर लाना है, ठीक है। ओबीसी को मान लो कि 5 नंबर का मिला, है ना, या 10 नंबर का, तो इनको लाना है 95 मार्क्स, है ना। तो इसी प्रकार से मान लो वुमेन का, है ना, 10 मार्क्स और इनको लाना है 90 मार्क्स। अच्छा, कट ऑफ का जो लेवल है ये मैं सिर्फ एक सपोज करके चल रहा हूं, आप समझ रहे होंगे बात को समझाने के लिए। तो यहां पर ये जो कंसेप्ट आप देख रहे हो ना कि किसी एससी को 30 नंबर का मिला, एससी को 35, ओबीसी को 5, वुमेन को 10, ये बेसिकली क्या है, ये इनको रिलैक्सेशन मिला है क्योंकि इनके साथ जो पास्ट में हुआ था 1947 के पहले 250 साल 300 साल पहले, या जो हिस्ट्री में जो इनके साथ डिप्रेशन किया गया, इनको दबाया गया है, इनको पढ़ने नहीं दिया गया, इनको इकोनॉमिकली डेवलप नहीं करने दिया गया, अलग अलग तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया, तो वो चीज की रिकवरी के तौर पर इन्हें रिलैक्सेशन मिल रहा है, इन्हें रिजर्वेशन मिल रहा है। और ये अगर कोई एससी कैटेगरी का बच्चा 70 नंबर ला लेगा तो उसको जनरल कैटेगरी के 100 नंबर के वैल्यू के बराबर माना जाएगा। तो ये जो यहां रिलैक्सेशन रिजर्वेशन मिल रहा है, ये बेसिकली इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का एग्जाम्पल है कि कानून सबके लिए है। आप समझ रहे हो, कानून का समान संरक्षण है। ये जो तीसरी से रिलैक्सेशन जो मिला, बेसिकली सभी इंडिविजुअल कैटेगरी को, है ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिल रहा है, आप समझ रहे होंगे। लेकिन यहीं पर अगर आप जब आते इक्वालिटी बिफोर लॉ में, किसी को कोई रिजर्वेशन रिलैक्सेशन नहीं मिलता, सबको बराबर डील किया जाता। तो सवाल ये खड़ा होता है कि सर क्या ये जो दोनों कंसेप्ट इंडिया में फॉलो होती हैं? देखिए, अभी तक मैंने जो 2 एग्जाम्पल लिया है इसे आप समझ गए होंगे। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कानून का समान संरक्षण, और इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के सामने समानता। दोनों का मतलब क्या है? मैं यहां पे ये बताना चाह रहा हूं कि दोनों जो कंपोनेंट्स हैं इक्वालिटी की, राइट टू इक्वालिटी की, इंडिया में फॉलो होती हैं। डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट इन दोनों को कहां फॉलो कर रहा है। जैसे अगर आप आर्मी में देखेंगे, ये आर्मी की सब अपॉइंटमेंट से हायरिंग्स होती हैं, तो आप पाएंगे कि वहां पे इक्वालिटी बिफोर लॉ का ज्यादा पालन होता है। अगर पैरामिलिट्री फोर्स को अगर ट्रेनिंग दिया जा रहा है, आप समझ रहे हैं, या अगर मान लो आर्मी में हायरिंग करना है या पुलिस में हायरिंग करना है, तो कोई व्यक्ति का अगर नॉक नीज है ना, या कोई व्यक्ति मेडिकली अनफिट है, ठीक है ना, तो वहां पर उस व्यक्ति को हायर नहीं किया जाता है। समझ रहे मेरी बात को? अगर मान लो कि आप यहां पे जब बात करते हैं खासतौर पे आर्मी या फिर आर्म्ड फोर्सेस की, वहां पे अक्सर आप देखोगे इक्वालिटी बिफोर लॉ को फॉलो किया जाता है हायरिंग प्रोसेस में। अगर कोई पैरामिलिट्री फोर्स है, अगर उसकी अगर मान लो ट्रेनिंग या दौड़ हो रही है,
पीठ पे एकदम बैक पे 25 केजी का आपने लोड ले लिया बैग में और आपको दौड़वाया जा रहा है 20-25 किलोमीटर, तो जो फिट व्यक्ति होंगे वही दौड़ पाएंगे। अगर मान लो एक होता है ना कि चलो भाई कोई फॉर एग्जाम्पल फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति उसमें घुस गया, उसे तो हायर ही नहीं करेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले या पैरा जो एसएफ वाले जो हैं वो हायर ही नहीं करेंगे मेडिकली अनफिट या फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति को। लेकिन अगर मान लो आता है जबरदस्ती किसी के रिकमेंडेशन पे, किसी बड़ी आदमी के रिकमेंडेशन पे जो संभव नहीं है, तो उसको भी आर्म्ड फोर्सेस में वही 25 केजी के बैग के साथ, लोड के साथ उसको दौड़वाया जाएगा। समझ रहे हो? और वहां पे ये मत कहना कि सर इसके साथ तो ज्यादती हो रही, भाई तुम आए क्यों? यहां पे तुम्हारी जरूरत ही नहीं थी, मेडिकली अनफिट कैंडिडेट की जरूरत ही नहीं थी, यहां पे मेडिकली फिट व्यक्ति को जरूरत है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या हुआ कि रेडिकल तरीके से, कठोर तरीके से समानता का पालन करना, उसमें कोई छूट नहीं देना, कोई दया भाव नहीं होना। समझ रहे हो? ज्यादातर आर्म्ड फोर्सेस में देखा जाता है कि अगर थोड़ा भी मुझे अनफिट वो कैंडिडेट देखा, उसको मैं साइड कर दूंगा, मैं जो मुझे जरूरत है, जो लोगों की जरूरत है मुझे अपनी आर्म्ड फोर्सेस या डिपार्टमेंट के लिए, उसी को मैं हायर करूंगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द सिविल लाइफ, है ना, या फिर देश के 90% जो गवर्नेंस सेक्टर्स हैं वहां पे इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का पालन किया जाता है, जो आपका सेकेंड वाला है। देखिए बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, अगर मैं चाहूं तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स लूं यहां पर, लेकिन बस इतना समझ जाइए कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये थोड़ा कठोर है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है वैसे लोगों का जो सोसाइटी के डिप्रेस्ड लोग हैं, वंचित लोग हैं, ताकि उनको अपलिफ्ट करके सोसाइटी के जनरल कैटेगरी या फिर मेन स्ट्रीम लोग के समान लाया जाए। क्योंकि ये जो डिप्रेस्ड लोग हैं उनकी भी अपनी इक्वालिटी है, उनको इस लेवल पे लाया जाए कि सोसाइटी के जो मेन स्ट्रीम या जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ इक्वालिटी को फॉलो अप कर पाए। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन जब मैं इक्वालिटी बिफोर लॉ को डिकोड करता हूं, ध्यान से समझिएगा, अब चाहूं तो मैं यहां पर इस टॉपिक को समाप्त कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको आराम आराम से समझेंगे आप। अगर मैं इसको समराइज करना चाहूं तो आर्टिकल 14 के इक्वालिटी बिफोर लॉ में ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये जो टर्म है बेसिकली एवी डाइसी नामक एक थिंकर हुए, एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट हुए, अगर आपने इनके बारे में सुना होगा। एवी डाइसी इनका नाम था, एक ब्रिटेन के ज्यूरिस्ट थे, मतलब कह सकते हैं कि न्यायाधीश एक तरीके से आप कह सकते हैं कि थे। तो एवी डाइसी जो एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे, उन्होंने एक रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट दिया था, रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कानून का राज, यानी देश में किसी व्यक्ति का राज नहीं होगा बल्कि कानून का राज होगा। देश का पीएम हो या प्रेसिडेंट हो, सब कानून के अंतर्गत आएंगे। देश में सबसे सर्वोपरि या सुप्रीम कोई होगा तो लॉ होगा, उसी को कहते हैं रूल ऑफ लॉ। तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से, रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट से ही ये इक्वालिटी बिफोर लॉ के कंसेप्ट को लाई गई है या ली गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के द्वारा। और इसीलिए हम कहते हैं कि भाई हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कंसेप्ट है ये बेसिकली हमने ब्रिटेन से लिया है। समझ रहे मेरी बात को? और इक्वालिटी बिफोर लॉ का भी वही मतलब लगभग निकलता है जो रूल ऑफ लॉ का आप निकाल रहे हो, कि कानून सर्वोपरि है, कानून सबको बराबर देखेगा और देश में कानून का राज होगा, लॉ का रूल होगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ भी तो यही कहता है कि कानून के सामने कोई नहीं, कानून सबको बराबर तरीके से देखेगा और देश में कानून का राज होगा, स्टेट में रूल का लॉ होगा, है ना, माफ कीजिए लॉ का रूल होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज अगर देख लो, अगर मान लो प्रेसिडेंट कोई क्राइम करता है तो जाहिर सी बात है भाई ऐसा थोड़ी उनको माफ कर दिया जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात को? उनको भी उतनी ही सजा मिलेगी जितना एक कॉमन व्यक्ति अगर कोई क्राइम करता है उसको जो मिलेगा। आप समझ रहे होंगे। तो जब मैं इक्वालिटी बिफोर लॉ को बताता हूं कि भाई इसमें क्या है, अगर आप इक्वालिटी बिफोर लॉ को समझना है तो बस इतना समझ जाइए कि इसमें 3 बातें की गई हैं। नो वन इज एबव द लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ में कहा गया है नो वन, है ना, नो वन इज एबव द लॉ, यानी कानून के ऊपर कोई नहीं है, एबव द लॉ, तो कानून के ऊपर कोई नहीं है। वहीं अगर आप दूसरा देखें तो इसमें कहा गया है कि नो स्पेशल प्रिविलेज, यानी किसी भी व्यक्ति को खास फायदा नहीं मिलेगा, सब बराबर है ना। किसी भी खास समूह को या व्यक्ति को ऐसा नहीं कि उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और अगले व्यक्ति को कम मिलेगा, नहीं, सबको बराबर देखा जाएगा। नो स्पेशल प्रिविलेजेस, है ना, नो स्पेशल प्रिविलेजेस, ठीक है, नो स्पेशल प्रिविलेजेस। अच्छा, मैं जब इसमें समझा रहा था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में, तो मैंने इसमें कहा था ना आपको नो स्पेशल प्रिविलेजेस, आप समझ गए होंगे। इसमें मैंने आप सभी को कहा था ना कि भाई जो कुछ रिलैक्सेशन मिल रहा है ऐसी कैटेगरी को एग्जामिनेशंस में या ओबीसी या डिप्रेस्ड क्लास को, जो रिलैक्सेशन है ना वो भी एक स्पेशल प्रिविलेज है जो कि वहां जरूरी है, क्योंकि उनके साथ
इतिहास में पास्ट में बहुत गलत किया गया है, डिप्रेस किया गया है, तो ऐसी स्थिति में उनको अपलिफ्ट करने के लिए हमें रिलैक्सेशन देना ही होगा प्यारे बच्चों, आप समझ रहे होंगे। थर्ड इसमें जो किया गया है, इसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ में जो थर्ड बात की गई है, लीगल सुप्रीमेसी। इसका मतलब हुआ कि देश में कानून को सर्वोपरि माना गया है, ये बात आप समझ लीजिए, कानून को सर्वोपरि माना गया है। तो ये बेसिकली इक्वालिटी बिफोर लॉ में बात की गई है। इसमें कहा गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या फिर कोई ऑर्डिनरी सिटीजन्स हो, सबके ऊपर कानून बराबर तरीके से लागू होता है। तो यानी कठोर तरीके से बात कर रहा हूं, ये कह रहा है कि कानून सबके लिए बराबर है ना, किसी को खास प्रिविलेज नहीं मिलेगा। लेकिन इस बीच में एक सवाल खड़ा होता है, आपके मन में उठना भी चाहिए कि सर आपने बोला कि किसी को खास प्रिविलेज नहीं मिलेगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ मामलों में इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉलो नहीं होता है। अब जैसा कि आपने कहा कि जब सिविलियन मैटर्स होती है, गवर्नेंस का मैटर होता है, तो 90% एरिया में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का पालन होता है, और इसी को पॉजिटिव इक्वालिटी माना गया है। आप समझ रहे हो, यानी गवर्नमेंट ज्यादातर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को फॉलो करती है अपनी गवर्नेंस में, शासन कला में, इक्वालिटी बिफोर लॉ को कम फॉलो करती है। लेकिन कुछ फील्ड में इक्वालिटी बिफोर लॉ के मतलब अगर कोई क्राइम किया तो सबके लिए बराबर होगा, और इस सब अगर कोई मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ने क्राइम किया, कोई गरीब व्यक्ति ने, उसने क्राइम किया, उसको भी वही सजा मिलेगी जो प्रेसिडेंट का बेटा है प्रेसिडेंट करेगा, जो उसको सजा मिलेगा, दोनों को बराबर मिलेगा बेसिकली। अब इसमें ये नहीं कह सकते कि नहीं सर वो गरीब है, गरीबी में वो किया है ना, इसलिए उसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलना चाहिए। इट्स अ फनी, आप समझ रहे मेरी बात को। वो व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति, जो कॉमन व्यक्ति है, जो प्रेसिडेंट है, दोनों ने जो क्राइम किया, दोनों को बराबर सजा मिलेगी। आप समझ रहे हो, यहां पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फॉलो नहीं होता। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सिर्फ सिविलियन मैटर्स में होता है, व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। ठीक है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि दोनों में से इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमें कहां फॉलो करना है। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अक्सर देखा जाता है जब डेवलपमेंट की बात आती है, अपलिफ्ट करने की बात आती है ना, कोई डिप्रेस्ड कम्युनिटी का, तो वहां पे ज्यादातर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का फॉलो किया जाता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फॉलो किया जाता है ज्यादातर। बस इतना समझिए कि इट इज गवर्नमेंट हु डिसाइड कि दोनों में से जो इक्वालिटी का जो कंपोनेंट है कब और कहां यूज करना है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है या सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है, हम और आप कोई नहीं होते हैं। आगे बढ़िए, सवाल ये खड़ा होता है कि जब इक्वालिटी बिफोर लॉ में सबको समान देखा जा रहा है, तो कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि जो सरकार है या स्टेट है, वो इक्वालिटी बिफोर लॉ को जितना कठोर है उतना कठोर तरीके से फॉलो नहीं करती है। यानी कहीं कहीं देखा गया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। तो सवाल खड़ा होता है कहां नहीं देखा गया। तो देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ का कुछ एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है, और एक मैं लाइन यहां पे कहना चाहता हूं कि द पॉलिटी इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, यानी जो राज व्यवस्था है इसमें सिर्फ एक्सेप्शन भरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस बताना चाहता हूं जहां पे इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं फॉलो किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 361 में लिखा गया है, यह ध्यान से समझेंगे कि जो प्रेसिडेंट्स हैं या जो प्रेसिडेंट है या जो गवर्नर है, ध्यान से सुनेंगे आप, जो प्रेसिडेंट है या फिर जो स्टेट के गवर्नर्स हैं, जब ये अपने टेनियर में होंगे, है ना, जब ये अपना ऑफिस संभाल रहे हैं, जब इनका कार्यकाल है, मान लीजिए अभी जो एक्टिंग, जो अभी हमारा करंट गवर्नर है हमारे जो बिहार के या फिर हमारे यूपी के जो करंट गवर्नर हैं, या जो प्रेसिडेंट है हमारे करंट, अगर इनके द्वारा कोई क्राइम होता है तो जब तक ये टेनियर में है, जब तक ये ऑफिस में है, जब तक इनकी कार्यकाल है, टेनियर है, तब तक इनके ऊपर कोई केस नहीं चलाया जा सकता, मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, और ना ही इनको अरेस्ट किया जा सकता है। अब वहीं अगर दूसरा कोई कॉमन व्यक्ति अगर कोई क्राइम कर दे, उस पर केस भी चलेगा और अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। आप समझ रहे बात को। तो आप तो बोलोगे कि सर यहां पर तो फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने कहा था कानून सबके लिए बराबर, चाहे प्रेसिडेंट करे या कॉमन व्यक्ति, सबको बराबर मिलेगा सजा। आप समझिए बात को, यही एक्सेप्शन है। यहां पर प्रेसिडेंट गवर्नर को छोड़ करके हर जगह इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉलो होती है। हालांकि जब ये 10 ईयर से हटेंगे तो इनके ऊपर केस चलेगा, प्रेसिडेंट गवर्नर के ऊपर, और जस्ट वैसे ही चलेगा सारा चीज जैसे कॉमन व्यक्ति के साथ डील किया गया था। लेकिन जब तक 10 ईयर में है तब तक इनको कोई छू नहीं सकता है। ध्यान से सुनेंगे। दूसरा, जजेज इम्यूनिटी। जजेज इम्यूनिटी, जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, आप समझ रहे मेरी बात को, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं, इनके ऊपर लीगल एक्शन इनके ऑफिशियल डिसीजन के खिलाफ नहीं लिया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल,
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई जज कुछ बात कहा और किसी व्यक्ति को बुरा लग गया और उसने जाकर एफआईआर कर दिया पुलिस स्टेशन में। पहले तो पुलिस स्टेशन वो एफआईआर दर्ज ही नहीं करेगी, और अगर कर भी लेती है तो लीगल एक्शन नहीं लेगी अदालत के ऊपर या फिर उन जजेस के ऊपर जिन्होंने कोई डिसीजन दिया है, जिससे किसी की जो कोई खास कम्युनिटी डिसीजन से आहत हुआ है। आप समझ रहे हो? सो जजेज आर इम्यून फ्रॉम द लीगल एक्शन फॉर ऑफिशियल डिसीजंस मेड इन द कोर्ट। यानी जज के उसके डिसीजन के खिलाफ अगर जज ने कुछ ऐसी बात बोल दी जो किसी को बुरा लग गया और उसके खिलाफ वो पुलिस से अरेस्ट करवाना चाहता है, पुलिस में केस फाइल किया, एफआईआर किया और पुलिस अरेस्ट करने जा रही है, तो ऐसा नहीं होता है। जज ने जो बोल दिया सो बोल दिया, उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। आप समझ रहे होंगे। तीसरा जो एक्सेप्शन माना गया है आर्टिकल 14 की इक्वालिटी बिफोर लॉ में, कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या किसी फॉरेन कंट्री का जो एम्बेसडर हमारे देश में है, जिसको हम डिप्लोमेट भी कहते हैं, तो अगर मान लीजिए उसके द्वारा कोई क्राइम होता है ना, उसके द्वारा किसी प्रकार का अपराध होता है, तो ऐसी स्थिति में यह कहा गया है कि उस व्यक्ति के खिलाफ यानी उस डिप्लोमेट के खिलाफ कोई भी जो आप कह सकते हैं उसके ऊपर कोई भी मुकदमा या उसको जो सजा जो है इंडियन लॉ से नहीं दिया जाएगा, है ना, इंडियन लॉ से नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कोई डिप्लोमेट कोई गलत काम करता है, कोई क्राइम करता है इंडिया में, तो उस डिप्लोमेट को हम अपने इंडियन लॉ से सजा नहीं देंगे, बल्कि इस पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसके ऊपर जो है उसके ऊपर जो भी इंक्वायरी करना हो या एक्शन लेना हो लेगी वो, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का डिप्लोमेट है। तो इसको भी देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ के कंसेप्ट में नहीं काउंट किया जा रहा है। तो दीज आर द एक्सेप्शंस। इनके अलावा हर जगह इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉलो होता है। अब जैसे मान लीजिए कुछ सर्टेन ग्रुप्स हो गया, सर्टेन डिपार्टमेंट्स हो गया, है ना, जैसे आर्मी हो गया। अगर आप देखेंगे आर्मी में अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस का जवान है ना, कोई व्यक्ति है, ऑफिसर है, या नेवी हो गया, है ना, या फिर मान लीजिए कि ऐसे जो डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, अब मान लीजिए इनके ऊपर कोई एक्शन लेना है, तो जैसे आर्मी में अगर कोई व्यक्ति या कोई जवान कोई गलत किया, कोई ऑफिसर गलत किया, तो आर्मी के लिए एक अलग आर्मी एक्ट है, आर्मी अधिनियम, आर्मी कानून है। नेवी के लिए अलग नेवी एक्ट है। तो उस नेवी एक्ट के अनुसार नेवी के उस जवान को सजा दी जाएगी जो उसने किया है। यहां पर जो नॉर्मल सिविलियन जो एक्ट्स हैं या इंडिया का जो एक्ट है उसके अनुसार नहीं होता, उन लोगों के लिए अलग एक्ट होता है ना। जो कॉमन लॉज हमारे देश में है, जो हर व्यक्ति के ऊपर लागू होता है, वो उसके अनुसार उसको सजा नहीं दी जाएगी, है ना। उसको अलग तरीके से, उसका अपना एक्ट है, उसका अपना जो है आप कह सकते हैं कि तरीका है, उसके अनुसार उन लोगों को सजा दिया जाएगा। ठीक है। तो ये जो यहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, इससे हमें मालूम चलता है कि दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ द इक्वालिटी बिफोर लॉ। यानी यहां पर इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं फॉलो होगा, यानी इनके ऊपर इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं फॉलो होगा, बाकी हर जगह इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉलो होगा। यानी एक्सेप्ट दिस 4 एक्सेप्शंस, हर जगह इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के सामने समानता को फॉलो किया जाता है। आप समझ रहे होंगे बात को, है ना। तो कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद भी हैं, ये याद रखिएगा। अभी हम लोग इसको समझ चुके हैं, है ना। यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ हमें समझ में आ गया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है, मैंने समझा भी दिया है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है ये भी मैंने डिकोड कर दिया बड़े ही आसान भाषा में। और हमने यहां पर ये भी समझाया कि भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ में एक्सेप्शंस क्या क्या हैं और एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, और दोनों के डिफरेंसेस भी मैंने आप सभी को बताई। अब थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि जो सेकेंड वाला कॉम्पोनेंट है इक्वालिटी, जो हमारा आर्टिकल 14 का जो इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी है, उस सेकेंड उसके अंदर जो आने वाली जो सेकेंड कॉम्पोनेंट है, जिसको हम लोग इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कह रहे हैं, इसको थोड़ा डिकोड कर लें, है ना। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, जिसको कानून का समान संरक्षण भी कहा जाता है, जो एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया कंसेप्ट है, यानी जिसको हम अमेरिकन कंसेप्ट कहते हैं, जो बेसिकली कहा गया है कि इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ज्यादा हैं, ये पॉजिटिवली ज्यादा इसको काउंट किया जाता है। ये है क्या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? देखिए अभी तक जो मैंने समझाया डिफरेंसेस के तौर पे इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का, जो मैंने एग्जामिनेशन के कट ऑफ या रिजर्वेशन की जो मैंने बात की थी, उससे ही आप समझ गए होंगे कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है क्या। बस इतना समझ जाइए कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को अगर मैं फिर से कहना चाहूं तो बस इतना कहूंगा कि दिस प्रिंसिपल means that people in similar circumstances must be treated equally under the law। समझ रहे? इसका मतलब कहा गया है कि अगर आप सिमिलर सर्कमस्टांस में हो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति है तो उसको फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति के साथ रेस लगवाओ,
तब यहां पे सिमिलर सर्कमस्टांस हुआ, तब ये यहां पर इक्वालिटी हुआ, तब ये बेहतर इक्वालिटी हुआ। और अगर कोई फिट व्यक्ति है ना, कोई फिट व्यक्ति है, फिजिकली फिट, तो उसको फिजिकली फिट के साथ रेस करवाओ। अब यहां पर अच्छी इक्वालिटी हुई, बेटर यानी गुड इक्वालिटी का कंसेप्ट दिख रहा है। आप समझ रहे मेरी बात को? इसी को कहा गया कि अगर लोग सिमिलर सर्कमस्टांसेस में हैं तो यहां पर इनको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। और ये बेसिकली इट प्रमोट्स फेयरनेस एंड रैशनल क्लासिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट व्हेन मेकिंग पॉलिसीज। आप समझ रहे बात को? सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का सीधा मतलब है कि इसको इसलिए सरकार इसको फॉलो अप करती है ज्यादातर गवर्नेंस में, शासन व्यवस्था में, ताकि गवर्नेंस बढ़िया से हो पाए और कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन ना दिखे इक्वालिटी के नाम पर। सरकार सार्वभौमिक समानता यानी यूनिवर्सल इक्वालिटी को फॉलो कर पाए, क्योंकि यूनिवर्सल इक्वालिटी यही है ना? आप समझ रहे मेरी बात को ना? अब मान लो कोई ब्लाइंड पर्सन है, ब्लाइंड पर्सन को कोई बड़ी बढ़िया से, जिसका आई साइट अच्छा है, वैसे व्यक्ति के साथ तो आप कोई कंपटीशन में शामिल नहीं करा सकते हैं। आप समझ रहे बात को? या एक क्लास है जहां पे सभी बच्चे ऐसे हैं जिनकी आई साइट बहुत ही स्ट्रांग है, और उनके साथ आप ब्लाइंड कैंडिडेट, ब्लाइंड बच्चे को बैठा रहे हो, कैसे? इक्वालिटी कुछ दिख ही नहीं रहा है। ब्लाइंड कैंडिडेट या स्टूडेंट के लिए अलग स्कूल होता है, आप समझ रहे मेरी बात को? अलग क्लासेस होती हैं। वो ब्लाइंड बच्चे को वहां पे आप ले जाइए, और जिसकी आई साइट अच्छी है, और जो ब्लाइंड है, ब्लाइंड के लिए अलग क्लास हो, आई साइट वाले, जो बेटर आई साइट वाले कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स, उनके लिए अलग क्लास होना चाहिए। एंड दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द इक्वालिटी विच इज नोन एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का कहना है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हमारे कह रहे हैं कि समय पड़ने पर सरकार ये डिसाइड करे कि दोनों कंसेप्ट कहां कहां फॉलो करना है, और सरकार को इतना मालूम है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहां फॉलो करना है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ जो इक्वालिटी का एक कंपोनेंट है कहां फॉलो करना है। आप समझ रहे होंगे? तो कुल मिलाजुलाकर आप अगर ध्यान से देखें तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो मेन गोल है मेरे प्यारे बच्चों, वो ये है कि सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, है ना, जो कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, उनको अपलिफ्ट किया जाए। आप समझ रहे होंगे? उनको नेसेसरी सपोर्ट दिया जाए ताकि ये लोग आगे बढ़ पाए। आज हमारे देश में जो रिजर्वेशन मिल रहा है, या फिर जो स्कीम्स लॉन्च की जा रही, किसके लिए की जा रही है? जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के जो लोग हैं, डिप्रेस्ड क्लास के जो लोग हैं, उनके लिए स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं ज्यादातर। और मैं स्पेशली स्कीम्स की बात कर रहा हूं। स्कीम का बेनिफिट थोड़े ना अंबानी अडानी उठाने जाएंगे जो बिग बिजनेसमैन है। आप समझ रहे हो? तो स्कीम किसके लिए? वीकर सेक्शन के लिए, ताकि उस स्कीम का लाभ उठाकर एक दिन वीकर सेक्शन जो मेन स्ट्रीम है उसके तुलना में, उसके इक्वल में आ पाए। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका मतलब है कि भाई ये अगर मान लो कि कोई मेन स्ट्रीम का व्यक्ति है और यहां पर मान लीजिए वीकर सेक्शन वाले हैं, तो जब इनको स्कीम्स का बेनिफिट मिलेगा, सरकार इनके लिए जब पॉलिसीज बनाएगी, तो ये एक ना एक दिन इस लेवल पे आएंगे, और जब जिस दिन आ जाएंगे उस दिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का गोल पूरा हो जाएगा, उस दिन इक्वालिटी बेटर मानी जाएगी। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बेसिकली पॉजिटिव इन नेचर, जो बेसिकली वीकर सेक्शन के लोगों को अपलिफ्ट करके मेन स्ट्रीम में लाना चाहता है। आप समझ पा रहे होंगे? लेकिन मैं यहां पे बताना चाहता हूं एक चीज आपको, जो आपको समझना होगा कि अगर आप कुछ एग्जाम्पल के तौर पे देखें, आप बोलेंगे सर इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का सर कुछ एग्जाम्पल और बताते, थोड़ा अच्छे से हम समझ जाते। देखिए ध्यान से सुनिएगा, कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का। जैसे मान लीजिए आपने अक्सर देखा होगा, मैं बस उदाहरण दे रहा हूं, इसका कोई रियलिटी से लेना देना नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। अगर मान लो कोई इनकम टैक्स स्लैब है, इनकम टैक्स स्लैब का मतलब होता है कि सरकार देश में जितने भी लोग कमाते हैं, हर किसी को अलग अलग प्रकार का आय देना, मतलब आय कर देना होता है, इनकम टैक्स देना होता है। जैसे कोई ज्यादा कमा रहा है तो उसको उस प्रकार का टैक्स देना होगा सरकार को, जो कम कमा रहा है उसको अलग प्रकार का टैक्स देना होगा, यानी कम टैक्स देना होगा जो ज्यादा कमा रहा है उसके मुकाबले। अगर आप इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आप पाएंगे कि इसका एक उदाहरण यह हो सकता है कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है ना, ध्यान से सुनेंगे, जो 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, यानी ₹50,000 पर मंथ अर्न कर रहा है। आप समझ रहे मेरी बात को? सो अ पर्सन इज अर्निंग 50,000 पर मंथ पेज मोर टैक्स देन, ध्यान से सुनेंगे, पेज मोर टैक्स देन समवन हु इज अर्निंग 10,000 पर मंथ। आप समझ रहे मेरी बात को?
भारत में अभी ऐसा नियम नहीं है, लेकिन मैं उदाहरण सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, इसको रियलिटी से मत देखिएगा। अब इंडिया में अगर आप ज्यादा कमा रहे तभी आपसे टैक्स लिया जाएगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। तो अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, 50,000 पर मंथ कमा रहा है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा टैक्स पे करेगा उससे जो कम सैलरी अर्न कर रहा है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जो कम सैलरी अर्न कर रहा है वो ऑलरेडी काफी डिसएडवेंटेज्ड है। अब सरकार इससे ज्यादा टैक्स नहीं ले सकती है, क्योंकि इसको अपना रोजी रोटी भी चलाना है, सर्वाइवल भी करना है, लाइवलीहुड भी चलाना है, उसके लिए उसको पैसे की जरूरत है। लेकिन जो ज्यादा कमा रहा है उससे तो ज्यादा चार्ज कर ही सकती है सरकार टैक्स, क्योंकि उसके पास इनफ है सर्वाइव करने के लिए, लाइवलीहुड के लिए, इसके मुकाबले। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एंड दिस इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज द क्लासिफिकेशन ऑफ बोथ पर्सन इज बेस्ड ऑन इनकम लेवल्स विच इज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड। अगेन मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये हमने एक एग्जाम्पल देखा कि अगर यहां पर मैं इससे कम टैक्स ले रहा हूं, इससे ज्यादा ले रहा हूं, तो यहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यहां पे इक्वालिटी है। आप समझ रहे हो? क्योंकि ये डिसएडवांटेज है। इसके लिए अगर मान लो इसे मैं 2% टैक्स ले रहा हूं, इससे 10%, तो इससे 2% जो ले रहे हैं ना, उसका वैल्यू 10% जितना ही हुआ। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे सर? बस इतना समझ जाओ कि इसके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट इससे 2% जो टैक्स ले रही है, देखने में कम दिख रहा है आपको कि भाई 8% का अंतर है, लेकिन इसकी जितनी लेवल है उसके अनुसार वो बेचारा टैक्स पे कर रहा है। इसको बस इतना समझिए, एक इमेजिनेशन है ना, यूटोपियन तरीके से इसको वैल्यू को बराबर मानिए। आप समझ रहे हो? अब जैसे मान लो तुम पूजा पाठ कर रहे हो, है ना, तुम खूब गॉड की, अल्लाह की तुम भक्ति कर रहे हो, या फिर उनको नमाज कर रहे हो उनका, तुम्हारी जैसी शक्ति है ना, जरूरी नहीं कि तुम खूब दान दक्षिणा, है ना, खूब फूल माला चढ़ाओ तभी भगवान खुश होगा। जो गरीब है वो एक फूल भी चढ़ा देगा, उससे भगवान खुश है। और तुम्हारे पास जितना है उसके अनुसार तुम चढ़ा रहे हो, तो गॉड जो है ना आपके प्रयासों से खुश होते हैं, आपके द्वारा किए गए कोशिशों से खुश होते हैं कि आपने कितना कोशिश किया उनको प्रसन्न करने के लिए। जिसका जो लेवल उसके अनुसार वो चढ़ावा चढ़ा रहा है। अगर कोई एक फूल चढ़ा रहा और अमीर व्यक्ति 20 फूल चढ़ा रहा है, दोनों का वैल्यू बराबर है गॉड के नजर में, क्योंकि यहां पे जो मेन है वो भाव का होता है कि भाई तुमने कोशिश की एटलीस्ट पूजा प्रसन्न करने का। उसी प्रकार आप अगर इस पूरे कंसेप्ट को देखेंगे, आप पाएंगे कि जितना इसका था उसके अनुसार इससे वसूला गया टैक्स, ये जितना कमा रहा था उसके अनुसार वसूला गया। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे जो बेसिकली इक्वालिटी लागू किया गया, वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कंसेप्ट लागू किया गया है, क्योंकि इसके पास उतना अर्निंग ही नहीं है, जितना अर्निंग है उसके अनुसार वो दे रहा है। आप समझ रहे हो? अगर इससे हम 8% या 10% वसूलेंगे तो इसके लिए सर्वाइवल के लिए बचेगा ही क्या? आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये कंसेप्ट है। इसलिए इससे हम कुछ तो वसूलेंगे टैक्स के रूप में, लेकिन उतना नहीं वसूलेंगे जितना 50,000 वाले से वसूल रहे थे। तो बेसिकली यहां पर ये जो डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है, ये बेसिकली इक्वालिटी ही है, और ये इक्वल प्रोटेक्शन लॉ का बेस्ट एग्जांपल है। वहीं से मैंने रिजर्वेशन वाला आप सभी से बात किया था, वो भी इसमें एग्जांपल आप जोड़ सकते हैं। कई बारी क्या होता है कि आप लोगों ने गौर किया होगा कि वीमेन एंड चाइल्ड को लेकर गवर्नमेंट आमतौर पर, है ना, ज्यादातर पॉलिसीज बनाती है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे अगर जो महिलाएं होती हैं, जो आपने देखा होगा कि जब बच्चा का डिलीवरी होने के बाद आमतौर पे उन्हें मैटरनिटी लीव मिलता है, आपने गौर किया होगा। समझ रहे हो? क्योंकि वो जो वीमेन है उनको नीड है, वो मातृत्व छुट्टी जिसको हॉलिडे कहा जाता है, वो उनकी जरूरत है। बच्चे कमा नहीं सकते हैं, इसलिए उनके लिए स्पेशल स्कीम्स की जरूरत है। हम कमा सकते हैं युवा होने के तौर पे, इसलिए हमारे लिए उतनी स्कीम्स की जरूरत नहीं है जितना बच्चे के लिए जरूरत है, क्योंकि बच्चा कमा नहीं सकता है। और अगर हम कहें कि नहीं भैया चिल्ड्रेन को भी बराबर तरीके से डील किया जाए जैसे बड़े लोग हैं, जैसे युवा जो लोग हैं, ऐसा नहीं होता है। आप समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई व्यक्ति 25 या 26 साल का कोई क्राइम करता, मर्डर करता, उसको अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन 18 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कोई मर्डर या क्राइम करता है, उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको एक तरीके से सुधार गृह में भेजा जाएगा। उसको मृत्यु की सजा नहीं दी जा सकती, उसको उस लेवल का पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता जिस लेवल का पनिशमेंट 25 साल के व्यक्ति को मिल रहा था। आप समझ रहे होंगे? दोनों में डिफरेंस है ना। अगर वही मान लो एक बच्चा है और दूसरा मान लो 2 बच्चे हैं जो 18 साल से कम के हैं, दोनों ने सेम क्राइम किया, दोनों ने किसी प्रकार का क्राइम किया, दोनों को डेथ सेंटेंस नहीं मिलेगा, उम्र कैद की सजा या फिर उनको मृत्यु की सजा नहीं मिलेगी। लेकिन वही 25 साल के 2 व्यक्ति हैं या फिर 18 साल के ऊपर के 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने मर्डर किया, तो दोनों को सेम सजा लगभग मिलेगा। तो आप समझ रहे हो ना, क्लासिफिकेशंस डिफरेंट है, सर्कमस्टांसेस अलग अलग हैं,
है ना। तो यहां पे नहीं कह सकते कि सर डिस्क्रिमिनेशन है, आप समझ रहे मेरी बात को। अगर मान लो कि वही जो 18 साल का 18 साल के नीचे का एक लड़का था, मान लो उसका नाम ए है, और वहीं एक दूसरा लड़का था उसका नाम बी है, बी ने भी मर्डर किया, उसको कुछ नहीं किया गया, उसको छोड़ दिया गया, नॉर्मल, तुमको तुम्हारे पर कोई केस नहीं चलेगा। लेकिन वहीं सो ए था जो 18 साल से कम उम्र का लड़का था, उसको सुधार गृह में भेजा गया, तब यहां पे डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है। लेकिन अगर दोनों को बराबर सजा मिल रही है तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, दोनों के साथ इक्वालिटी हो रहा है। तो इस केस में अगर दोनों को अलग अलग प्रकार की सजा मिलती तब कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन है, तब हम कहते हैं कि भैया इक्वालिटी का पालन नहीं हो रहा है। 25 साल के एक लड़का है या 18 साल का एक लड़का है, मान लो 25 साल का एक 28 साल का, कोई भी एज ग्रुप ले लो, इन दोनों ने कोई क्राइम किया, मर्डर किया, 28 साल वाले को उम्र कैद की सजा मिल गई, 25 साल वाले को 5 साल की सजा मिली, तब यहां डिस्क्रिमिनेशन है, यहां इक्वालिटी का फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर दोनों को बराबर सजा मिल रही है तो इक्वालिटी है। 18 साल से कम वालों को दोनों को बराबर सजा मिल रही है तो इक्वालिटी है। लेकिन तुम एक 18 साल के ऊपर वाले किसी बच्चे का या आदमी का या युवा का 18 साल के नीचे वाले व्यक्ति का या बच्चे का तुम कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के सर्कमस्टांसेस अलग हैं, इन दोनों की तुलना नहीं कर सकते, इन दोनों की कैटेगरी अलग है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि द चिल्ड्रन कैन नॉट बी सेंटेंस्ड टू डेथ और गिवन द सेम पनिशमेंट एज एडल्ट्स। आप समझ रहे हो, दिस इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। समझ आ रहा होगा आपको। और ये कानून या स्पेशल प्रिविलेज वीमेन या चाइल्ड को इसलिए मिल रहा है क्योंकि दे नीड स्पेशल प्रोटेक्शन, क्योंकि ये उतने कैपेबल नहीं है जितना एक युवा या एडल्ट है या एडल्ट मेन है। आप समझ रहे होंगे, इसलिए इनको इतनी सपोर्ट की जरूरत है। और इस सपोर्ट के कारण हम ऐसा नहीं मान सकते कि चाइल्ड या वुमेन इनकैपेबल है या बहुत ही लाचार है, जी नहीं, दे आर इनफ स्ट्रांग, बट उनको ये हेल्प मिलना चाहिए, उनकी ये नीड है। ये सारी जो इक्वालिटी के तौर पे जो इनको जो प्रिविलेजेस मिल रही हैं, जो मैंने अभी बात की मैटरनिटी लीव बेनिफिट्स, या जो किसी 18 साल के कम उम्र के बच्चे को 25 साल के किसी व्यक्ति के मुकाबले जो बेनिफिट मिल रहा है, ये बेसिकली इक्वालिटी है। आप समझ रहे होगे। इक्वल प्रोटेक्शन लॉ का सीधा मतलब है जो नीडी व्यक्ति है, जो डिसएडवांटेज्ड है, उसको बेनिफिट देना ताकि उसको उस लेवल पे लाया जा सके, जो नीडी नहीं है उसके सेम कर दिया जाए। समझ रहे होंगे आप। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ रेडिकल है, जहां पे कोई भी दया करुणा नहीं है, सबको बराबर तरीके से डील किया जाएगा। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन लॉ में क्या है कि जो डिसएडवांटेज्ड है उसको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, और जब उसको रिलैक्सेशन मिलेगा तो उसी को इक्वालिटी के तौर पे वहां काउंट किया जाएगा, यानी वहां पे थोड़ा दया है, करुणा है। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। लेकिन जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं, अभी मैंने आर्टिकल 14 के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा दिया आप सभी को, लेकिन यहां पे एक सवाल खड़ा होता है कि सर जब आप आर्टिकल 14 समझा रहे तो क्या इससे रिलेटेड कोई जुडिशियल कोई प्रोनाउंसमेंट है या जो सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है इससे रिलेटेड, आर्टिकल 14 से रिलेटेड? देखिए बहुत सारी जजमेंट्स हैं, लेकिन हमें जो एग्जाम के लिए जरूरी है उसको मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा। एक बहुत ही फेमस केस रहा आर्टिकल 14 से रिलेटेड, उसका नाम था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार 1952, है ना। स्टेट ऑफ, ठीक है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार, अनवर अली सरकार, अनवर अली सरकार 1952। आप समझ पा लेंगे 1952, स्क्रीन पे दिख रहा है क्या आप सभी को? 1952, ये 1952 है ना। 1952 इस पर्टिकुलर केस की सुनवाई करते वक्त, रूलिंग करते वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ऐसा है कि गवर्नमेंट जो है ये इंश्योर करे, कई बार क्या होता है ना कि कोई व्यक्ति मर्डर किया और वो सरकार का या फिर किसी बड़े आदमी का बड़ा चहेता होता है, तो कई बार क्या होता है या कि उसके ऊपर उस प्रकार से जांच प्रक्रिया नहीं की जाती है, उसके ऊपर ट्रायल नहीं किया जाता है, उसको उस प्रकार का सज़ा नहीं मिलता है जैसा सज़ा सभी लोग को मिल रहा है। जैसे नॉर्मली अगर आप किसी को अरेस्ट करते हैं और किसी को आप जेल में भेज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो खाना सबको मिल रहा है, जो ट्रीटमेंट सबको मिल रहा है, वही ट्रीटमेंट उस बड़े व्यक्ति या बड़े आदमी से रिलेटेड कोई व्यक्ति है जिसको सज़ा मिली, उसको भी वही चीज़ मिलना चाहिए, बेनिफिट। आप समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल संजय दत्त को अरेस्ट किया गया था,
तो संजय दत्त को अरेस्ट किया गया था, तो जैसे अदर कैदीज के साथ यानी अदर प्रिजनर्स के साथ या अन्य कैदियों के साथ जैसा व्यवहार पुलिस कर रही है, जी हाँ, जेल की जो पुलिस कर रही है वो संजय दत्त के साथ भी करेगी, एंड दैट इज इक्वालिटी। ऐसा क्यों कि भाई जो है अदर जो प्रिजनर्स हैं उनको नॉर्मल खाना मिलेगा और संजय दत्त को बहुत ही बेटर खाना मिलेगा, है ना। उस जिस जेल में बंद है उसमें फैन लगा होगा, है ना, फैंसी चीज़ें होंगी, फैसिलिटीज़ होंगी, लग्जरी चीज़ें होंगी। अगर ये चीज़ें अगर संजय दत्त को मिल रही है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इनइक्वालिटी हो रहा है। तो जैसे अदर प्रिजनर्स को डील किया जा रहा है, अन्य कैदियों को डील किया जा रहा है, वैसे ही संजय दत्त को किया जाए। तो जब इस केस की सुनवाई कर रही थी सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो सरकार है, सरकार किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को अलग तरीके से ट्रायल ना करे। अलग तरीके से मतलब उसको बेनिफिट ना दे। जैसे ट्रायल का जो प्रोसीजर होता है जांच का, कि पुलिस लेकर जा रही है बार बार आपको मजिस्ट्रेट के सामने, या जो सजा देने का जो प्रोसीजर होता है, वैसे ही सबको प्रोसीजर, उसी प्रोसीजर से सबको सजा मिलना चाहिए, बिना ये देखे कि कौन कितना बड़ा व्यक्ति है। सबको बराबर तरीके से किया जाए। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि किसी खास व्यक्ति है या कोई खास व्यक्ति उसको अरेस्ट किया गया, इसके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दे और इसके जेल या कोठी में या जो जेल में बंद है प्रिजन में उसमें फैन लगा दे। जी नहीं, सबको बराबर तरीके से डील किया जाए। इक्वालिटी सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो बेसिकली स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार 1952 केस की सुनवाई के दौरान द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कि दो इक्वालिटी है उसको सबके लिए बराबर देखा जाए, किसी को खास प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। आप समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार एक और केस हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस माना जाता है, उसको बोला जाता है ईपी रोयप्पा केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईपी रोयप्पा केस। रोयप्पा केस यानी ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। आर यू गेटिंग द पॉइंट? स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस 1974, तमिलनाडु केस 1974। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इस केस की भी सुनवाई कर रही थी सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए सरकार को ये चाहिए कि इक्वालिटी बिफोर लॉ को प्रमोट करे सरकार। एंड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रूल्ड दैट व्हाइल इंटरप्रेटिंग दिस पर्टिकुलर केस ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस दैट आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शंस वायलेट इक्वालिटी इवन इफ दे डू नॉट इन्वॉल्व क्लासिफिकेशंस। इसका मतलब है कि कई बार क्या होता है कि सरकार जनरली नियम क्या है कि भाई सबको बराबर तरीके से डील किया जाए, समाज में जो भी जनता रह रही है, इंडिविजुअल रहे, सबको बराबर तरीके से डील किया जाता है कि इक्वालिटी का फॉलो हो। कई बार क्या होता है कि सरकार ने स्पेशल प्रिविलेज देने लगती है, स्पेशल ट्रीटमेंट देने लगती है किसी खास व्यक्ति को। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको बराबर तरीके से देखा जाना चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात को? और सरकार को यह बिल्कुल भी किसी भी तरीके से सोचना भी नहीं चाहिए कि सरकार किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट दे, स्पेशल प्रिविलेजेस दे, क्योंकि अगर सरकार ऐसा करेगी तो कहीं ना कहीं एक तरीके से गलत तरीके से गवर्नेंस को प्रमोट करने की बात होगी और कहीं ना कहीं बैड गवर्नेंस दिखेगा, जिससे अदर जो सिटीजन्स हैं, आम जनता है, उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। आप समझ रहे होंगे। इसी प्रकार एक बहुत ही फेमस केस हुआ, आप ध्यान से सुनेंगे आप, और उस केस को बेसिकली हम लोग कहते हैं डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। यानी जो थर्ड केस हुआ डीएस नकारा, आप समझ पा रहे होंगे, डीएस नकारा, है ना, इसको मैं बढ़िया से लिख देता हूं, डीएस नकारा, है ना, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1983। ठीक है प्यारे बच्चों, इस केस में जो पिटिशनर थे, पिटिशनर मतलब जो केस करता है, वो डीएस नकारा थे और जो रेस्पोंडेंट था वो यूनियन ऑफ इंडिया था, यानी भारत सरकार था। तो डीएस नकारा साहब ने भारत सरकार के खिलाफ 1983 में केस किया था। एंड एट द टाइम इन द 1983 द इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, इन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थी। व्हाइल इंटरप्रेटिंग दिस केस, यानी इस मामले की सुनवाई करते वक्त द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कि हम सभी जानते हैं कि देश में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी लेवल की गवर्नमेंट जॉब्स है। तो जो ग्रुप ए लेवल का जो व्यक्ति है, जो गवर्नमेंट जॉब सर्व कर रहा है, अगर 60 ईयर का होता है तो उसकी रिटायरमेंट के बाद जाहिर सी बात है उसका जो पेंशन है ज़्यादा होगा। और अगर ग्रुप बी है, अगर उस जॉब को सर्व करने वाला अगर कोई व्यक्ति उसकी रिटायरमेंट होती है तो जाहिर सी बात है उसका थोड़ा कम होगा।
जब हम बात करते पेंशन जो ग्रुप ए के जो ऑफिसर है उसके मुकाबले, तो डिफरेंसेस देखेंगे, चाहे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी या ग्रुप डी हो, थोड़ा ऊपर नीचे आपको पेंशन्स दिखेगा ही रिटायरमेंट के बाद इन सभी रिटायर्ड अधिकारियों का या ऑफिसर्स का या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का। तो इसमें कोई ये व्यक्ति न कहे कि चूंकि मैं ग्रुप डी हूं और ग्रुप डी से मैं बिलोंग करता था, मैं 60 ईयर के एज में रिटायर कर गया और मेरी इतनी पेंशन है और ग्रुप ए वाले को इतना पेंशन क्यों है। तो इस मामले में ये जो ग्रुप डी कह रहा है कि भाई ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, जो ग्रुप डी कह रहा है ग्रुप ए के कंपैरिजन में, ये इरेलेवेंट है। सो द सुप्रीम कोर्ट व्हाइल रूलिंग द डीएस नकारा केस रूल्ड दैट द पेंशन स्कीम्स कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट आर्बिट्रली बिटवीन डिफरेंट सेट ऑफ रिटायरीज। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। हालांकि ऐसे कई केसेस हुई, एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस रही जिसका नाम था मेनका गांधी केस, अगर आपको मालूम हो, राहुल गांधी की आंटी हैं ये, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978। मेनका गांधी, इस केस की सुनवाई करते वक्त भी बड़ी अच्छी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, एनी प्रोसीजर अफेक्टिंग द पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। यानी उन्होंने कहा कि देखिए, हम सभी जानते हैं पर्सनल लिबर्टी मतलब क्या होता है कि हमारी व्यक्तिगत आजादी, कि भाई हम कहीं भी जाएं हमें कोई रोक टोक नहीं, हमें अपने तरीके से जीने का अधिकार, हम अपनी लाइफ अपने तरीके से डिसीजन ले। लेकिन कई बार क्या होता है कि सरकार को पर्सनल लिबर्टी को डिस्टर्ब करना पड़ता है ताकि गवर्नेंस बेटर तरीके से हो पाए। जैसे फॉर एग्जांपल, कभी आप टेंपल में जाते होंगे या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस पे, तो आपकी चेकिंग की जाती होगी, बॉडी चेकिंग, कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आप हजारडियस या फिर हार्मफुल कोई टूल लेकर तो नहीं जा रहे हैं उस पार्टी में या फिर मंदिर में या फिर उस पर्टिकुलर माहौल में या उस मॉन्यूमेंट या बिल्डिंग या उस प्लेस पे, तो इसलिए आपकी चेकिंग की जाती है। अब उस समय आप ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं आप चेकिंग क्यों कर रहे हो, इट्स माई लाइफ, आई गेटिंग द पॉइंट। वहां पे आपको चेकिंग कराना ही होगा, और आपकी अगर चेकिंग हो रही है तो वो दूसरे व्यक्ति की भी होगी जो बहुत बड़ा व्यक्ति है। आप समझ रहे बात को। तो सबको बराबर तरीके से चेकिंग किया जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक खास कम्युनिटी का चेकिंग किया जाएगा, सबका किया जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो कोई भी प्रोसीजर जो बेसिकली पर्सनल लिबर्टी को डिस्टर्ब करती हो, अफेक्ट करती हो, वो तभी सही माना जाएगा जब वो फेयर, जस्ट, रीजनेबल या गवर्नेंस चलाने के लिए उचित था। अगर बिना मतलब का किसी का पर्सनल लिबर्टी डिस्टर्ब किया गया तो ऐसे केस में वो पर्सनल लिबर्टी को डिस्टर्ब या वायलेट करने वाले इंडिविजुअल या ग्रुप के खिलाफ या डिपार्टमेंट के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली जब हम लोगों ने इन 4 केसेस का डिस्कशन किया तो हमने ये पाया कि यहां पर गवर्नमेंट ने इक्वालिटी बिफोर लॉ को प्रमोट किया, और यहां ये माफ कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने इक्वालिटी बिफोर लॉ को प्रमोट किया। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ को अगर प्रमोट किया जा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ सभी केसेस में, गवर्नेंस के केसेस में सही होगा। इट्स द गवर्नमेंट हु डिसाइड कि कौन से सर्कमस्टांस में हमें कौन सा आर्टिकल 14 के जिसमें इक्वालिटी की बात की है उसमें से कौन से कंपोनेंट को हमें फॉलो करना है। इट्स गवर्नमेंट एंड इट्स द सुप्रीम कोर्ट हु डिसाइड्स कि कौन कौन से मैटर में दोनों कंपोनेंट में से कौन यूज करना है। लेकिन आमतौर पर ये सबको मालूम है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ कहां फॉलो किया जाता है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहां फॉलो किया जाता है। आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा लेक्चर हो चुका। मेरी आदत है प्यारे बच्चों, जब मैं समझाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि जब तक मुझे खुद सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि आप वो चीज़ समझ गए हैं, तब तक मैं उस टॉपिक पे मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा ज़्यादा एग्जाम्पल दूं और ज़्यादा तरीके से डेप्थ में समझाने का आपको प्रयास करूं। आज के लिए इतना ही। कल की जो हमारी लेक्चर होगी आर्टिकल 15, 16, 17, 18 प्रोबेबली ये एक लेक्चर में ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो आर्टिकल 14, 13 माफ कीजिएगा 12 एंड 13 एंड 14 था, इसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि इनकी कंसेप्ट थोड़ा लेंदी है और बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।